हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर 4 कराऊंगी मैथ्स का, जो आपको डीओई की तरफ से मिला है। ये पेपर हमने स्टार्ट कर दिया था, तो इसका हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था और पार्ट बी जिसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए। आज हम कौन से करने वाले हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है ना? ये रहे। तो 34 टू 36 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए। सेम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं स्टार्टिंग के। तो आज हम कहाँ से करने वाले हैं? 34 से 36 तक क्वेश्चन, जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। आपसे कह रहा है अगर एपी की फोर्थ टर्म 0 होगी तो आप ये प्रूव करो कि जो उसकी 25th टर्म है वो क्या होगी? 3 टाइम्स होगी, मतलब कि 3 गुना होगी उसकी 11th टर्म से। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के भी यही है। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि इस समांतर श्रेणी का 25वां पद इसके 11वें पद के 3 गुना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? अगर आपको ये दे रखा है कि किसी भी एपी का चौथा पद मतलब कि A4 अगर 0 है, तो फिर आपको ये सिद्ध करना है कि जो उसका 25वां पद है मतलब कि A25 वो 3 गुना होगा किसके? A11 के, उसके 11वें पद के। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। जो जो मुझे दिया हुआ है पहले तो मैं वही लिख लेती हूँ यहाँ पर। सॉरी, सबसे पहली बात मुझे A4 दे रखा है, 0 है, तो इसको मैं A+3D लिख सकती हूँ। ठीक है, यहां से मैंने A की वैल्यू निकाल ली -3D। ठीक है ना? अब मुझे एक चीज दे रखी थी कि जो उसका 25वां पद है वो 3 गुना है उसके 11वें पद से। तो ऐसा करते हैं, दोनों पद अलग अलग निकाल लेते हैं। A25 होगा मेरे पास A+24D, यही होगा। A की जगह मैंने -3D रख दिया यहां से, क्योंकि मैंने यहां से A की वैल्यू निकाल ली थी। अब +24D, तो ये मेरे पास आ गया 21D। A25 सॉल्व करके आया। अब उसी तरीके से A11 सॉल्व करती हूँ, वो होता है मेरे पास A+10D। फिर वही सेम चीज, A की जगह मैंने यहाँ पर 3D रख दिया माइनस का, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही A की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 10D, तो ये आ गया 7D। तो अगर आप देखो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो A25 है वो 3 गुना है किसके? A11 के। कैसे पता चला? देखो यहाँ 21D है और यहाँ 7D है। सॉरी, 7 की टेबल में 21 जो है वो 3 पे ही तो आता है, तो हो गया ना, हो गया 3 गुना। तो यही आपको प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड। तो छोटा सा क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप। कह रहा है एक बिल्डिंग है आपके पास, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनना है। सेम टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 45 डिग्री का। अब आपको ये बताना है कि जो वो टावर है जिसके फुट से और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो उस टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये आपके पास। यहाँ पर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको कह रहा है कि आपके पास एक भवन है 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, वहां से आप टावर के एक बार फुट पे देख रहे हो, मतलब कि उसके पद पे, और एक बार ऊपर उसके शिखर पे देख रहे हो। तो शिखर पे जब देख रहे हो तो आपके पास उन्नयन कोण बनना है, और जब आप पद पे देख रहे हो तो वो आपके पास अवनमन कोण बनना है। अब आपको ये बताना है कि उस टावर की ऊंचाई है कितनी, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना? चलिए पहले तो सबसे पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। तो मैंने माना कि ये मेरी वो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मुझको दे रखी थी 7 मीटर, इसको मैं ए बी मान लेती हूँ, आप कोई सा भी नाम खुद से दे सकते हो। ठीक है, और मैंने माना कि ये वो टावर है, यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है क्योंकि इस टावर पे 60 डिग्री का, तो मैंने यहाँ पर बना दिया 60 डिग्री। और इसके फुट से मेरे पास क्या बनना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था, कौन सा? 45 डिग्री का, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई।
यहां मैं लिख देती हूं कि ये मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है और ये मेरे पास टावर है पूरा। अब देखो जब ये 45 डिग्री का है तो फिर ये भी तो 45 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण हो जाएंगे ये तो हमारे। तो ये तो मेरा निकल गया। अब मुझको निकालना है, फाइंड क्या करना है मुझे, सीई फाइंड करना है पूरा, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर मेरे पास सीई है। सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेती हूं ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लिख देंगे यहाँ पर, आपको 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ऊंचे भवन की ऊंचाई दे रखी है ये आपको। तो ए बी भवन की ऊंचाई है, ठीक है, और सीई इज द टावर। तो सीई टावर की ऊंचाई है, ठीक है। फाइंड आपको यही करना है, ये सब आपको गिवन है यहाँ पर। फाइंड आपको क्या करना है, सीई आपको फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, सीई, क्योंकि आपको हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ये वाला त्रिभुज ले लूं, छोटे वाला है जो नीचे बना हुआ है, ए बी सी। इस त्रिभुज में मैं 1045 लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को देखो ये 7 दे रखा है, 1045 होता है मेरे पास P अपॉन बी, तो P दे रखा है तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से B निकाल पाऊंगी ना। तो चलो सबसे पहले वही लगा देते हैं। फिर कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, अपने ए बी सी की, जिसमें हमने 1045 लगाया, ठीक है, वो होता है P अपॉन बी। P मतलब ए बी हो गया और B मतलब बी सी हो गया। 1045 मतलब 1, ए बी मुझे पता है 7, अब बी सी ये ना, तो यहाँ से मेरे पास बी सी निकल गया कितना, 7 मीटर, ठीक है। अब देखो BC मेरे पास 7 है, तो इसका मतलब AD भी तो मेरे पास 7 ही होगा, होगा नहीं होगा। तो BC इज इक्वल टू AD, तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब दोबारा आप अपनी इसमें फिगर में देखो, यहाँ आकृति में ये जो CD है ये भी 7 मीटर ही होगा। आपको अगर ये मिल जाए DE, तो आप क्या करोगे, DE में DC जोड़ दोगे तो आपकी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर हिंदी में लिख दो टावर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे फिर अब सिर्फ ED निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर फिर मेरी आसानी से निकल जाएगी। तो अब मैं बात करती हूँ इस वाले ट्राइंगल की AED की, तो यहां पर ही लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल AED, इसमें मैंने लगाया 1060, सेम P अपॉन में B होता है। P अगर हम देखें तो मेरे पास ED है और B अगर हम देखें तो मेरे पास AD है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ED अपॉन में AD। ED तो मुझको नहीं पता, तो ED को ED रहने देते हैं। 1060 होता है मेरे पास √3, इसको मैंने ED रहने दिया। AD मैंने अभी निकाला था 7, तो यहां से मेरे पास ED निकल के आ गया, वो कितना आ गया, 7√3। अब मुझे निकालनी है यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर थी मेरे पास CE, यही थी ना। अब CE मेरे पास है क्या, वो है मेरे पास ED प्लस, इस ED में क्या प्लस करते हैं, DC प्लस कर देते हैं, ठीक है। ED मेरे को पता है, मैंने अभी निकाल लिया अपनी ED 7√3 और DC भी पता है 7 है। तो लो यहां से आपके पास CE निकल के आ गई, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई CE वो कितनी आ गई आपके पास, 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। और आप अगर अपने क्वेश्चन में देखो तो आपको टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको यहाँ पर फिगर बना के दे रखी है, मैं एक बार इसमें समझा देती हूँ। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये रहा, ये आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास टावर है और ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है।
कह रहा है अगर टावर की हाइट जो है वो 100 मीटर है तो फिर आप मुझको ये बताओ कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। इसका मतलब जो ये h आपको दे रखा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों का भी सेम यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको ये मीनार दे रखा है और ये भवन दे रखा है, ठीक है। पहले आपसे कह रहा है मीनार के पद बिंदु से, यहां से, और किसका, शिखर का, भवन, ये भवन का जो शिखर है वो, इससे आपका उन्नयन कोण बनना है 45 डिग्री का। उसके बाद कह रहे हैं भवन के पद बिंदु से, मतलब कि यहां से, और शिखर किसका लेना है अब हमारे को, मीनार का, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण बनना है हमारे पास 60 डिग्री का। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये h ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको 100 पहले से ही दे रखी है, ठीक है। तो देखो यहां पर तो हमारे पास फिगर पहले से ही बनी हुई है ये, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वाले, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, किसकी, ए बी डी की, तो इसमें मैं अपना 1060 लगा सकती हूँ ए बी डी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, और वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है मुझे, हाइट ऑफ द टावर एडी मुझे यहां पर गिवन है, वो मुझे गिवन है यहां पर 100 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, वो मुझे गिवन है ये 100 मीटर। फाइंड मुझको क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मुझे फाइंड करनी है, जो कि मेरे पास यहां पर है सीबी, ठीक है। इसका मतलब भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कौन सा त्रिभुज ले रही हूं, ए डी बी ले रही हूं। तो त्रिभुज ए डी बी, तो इसमें मैं अपना 1060 लगा सकती हूँ। तो 1060 मेरे पास यहां पर होगा, देखो P अपॉन बी, P मेरा ए डी है, B मेरा ए बी है, तो ए डी अपॉन में ए बी, यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखो 1060 की वैल्यू होती है मेरे पास √3, एडी मुझे 100 दे रखा है, ए बी मुझे x दे रखा है, तो यहां से x निकल गया मेरे पास 100 अपॉन में √3 मीटर। अब मैं अपने दूसरे त्रिभुज की बात करती हूँ, किसकी, ए बी सी की, जिसमें 1045 बन रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी 1045 सेम P अपॉन में B होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए 1045 यहाँ पर है, P मेरे पास BC है और B मेरे पास बेस आधार क्या है, AB है, तो BC अपॉन में AB हो जाएगा। ये मेरे पास 1 है, ये मुझे नहीं दे रखा, निकालना है। AB, देखो AB मेरे पास x है, तो इसको मैं यहाँ x ही लिख देती हूँ। इसका मतलब x इज इक्वल टू h आ गया। x की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकती हूँ, तो 100√3 इज इक्वल टू h। तो लो यहाँ से आपके पास h निकल गया, तो h आपके पास कितना आ गया, 100√3। तो नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 100√3 अपॉन में 3। तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही तो निकालनी थी, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपके पास आ गई 100√3 अपॉन में 3 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई निकालनी थी आपको, तो भवन की ऊंचाई आ गई आपके पास, ठीक है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद हमारा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको मीडियन दे रखा है, एक डेटा दे रखा है, उसका मीडियन आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स और वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन आपको पता है एक फॉर्मूले से निकल सकता है बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलिए हिंदी मीडियम में और देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का मध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं और उसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको इसका मध्यक दे रखा है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें जो एक्स और वाई आपको दिख रहे होंगे, ये 2 एक्स और वाई है, आपको इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना।
चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, पहले इसको आगे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे को CI दे रखा था वर्ग अंतराल, ठीक है। 0 to 10 है आपके पास, 10 to 20 है आपके पास, 20 to 30 है आपके पास, 30 to 40 भी है, 40 to 50 भी है और 50 to 60 है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब कि बारंबारता, तो वो आपको यहाँ पर दे रखी है 5x 20 15 y और 5। एक बार चेक कर लेते हैं, 5x 20 15 y 5, ठीक है। जब भी हमारे को मीडियन मतलब मध्यक दे रखा होता है तो हमें CI जरूर निकालना होता है, सॉरी CF, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे को जरूर निकालना होता है ना। चलो ये कैसे निकालते हैं, 5 का 5 रहेगा, अब इसमें इनको प्लस करके लिखते रहेंगे, तो 5 प्लस एक्स, इसमें इसको प्लस किया तो 25 प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद जब आप प्लस करोगे तो 40 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर आप प्लस करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, उसके बाद 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल हमारे को दे रखा है 60 है बारंबारता का, तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मीडियन गिवन है, वो मुझको यहाँ पर कितना गिवन है, 28.5 गिवन है मध्यक, ठीक है। सबसे पहली बात, जो ये आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो इन सबको प्लस करके आपके पास आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और वैसे टोटल हमारे को 60 दे ही रखा है। तो यहां से मैंने ये एक इक्वेशन बना दी, क्योंकि मुझे लास्ट में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू इसी से ही निकलेगी। तो आप हमेशा फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो है उसका टोटल करोगे और जो टोटल आपको दिया होगा उसके इक्वल रखोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मध्यक का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इंटू में H। अब बात आती है L और n/2 CF H ये सब होंगे क्या। देखो आपको मध्यक ये दे रखा है तो ये इसी में तो होगा, इस CI के बीच में होगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, जब हमें मीडियन दे रखा होता है तो किस में देखते हैं, CF में या CI में। तो इसको आप हमेशा CI में देखोगे, वर्ग अंतराल में। तो 28.5 20 से 30 के बीच में होगा। तो फिर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि CF में कब देखते हैं, CF में तब देखते हैं जब हम n/2 से निकालते हैं, जब हमारे को मीडियन निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे को मीडियन पहले से ही दे रखा है, हमारे को तो सिर्फ जो ये x और y है इसके बाहर निकालने, ठीक है ना। तो हम CI में देखते हैं जब हमारे को मीडियन दे रखा हो, और जब मीडियन निकालना होता है तो CF में देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो अब सब चीज निकाल सकते हैं। L मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, n/2 इसका मतलब n 60 है तो 60/2 हो जाएगा। CF आपको पता है हमेशा एक ऊपर वाला लेते हैं, तो 5 प्लस एक्स होगा, ये वाला लेंगे, ठीक है। H मतलब होता है इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच में 10 है अंतर। अब बात आती है F की, F वही लेते हैं जिसपे सर्कल लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला, ये जो हमारा CI होती है वही वाली, ठीक है। L की जगह मैंने 20 रख दिया, प्लस n/2 की जगह 60/2 माइनस CF की जगह 5 प्लस एक्स, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रही हूँ यहाँ पर 20 इंटू में 10, और ये मुझे मध्यक दे रखा था 28.5, ठीक है। यहाँ तक इस 20 को इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, इसको इससे कट कर दिया तो ये 30 आ गया, माइनस का 5 माइनस का x, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 8.5 बचा, इस 2 को इधर ले, डिवाइड का था तो मल्टीप्लाई का हो गया, ये आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद ये आपके पास 17 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 25 माइनस एक्स, तो x को इधर ले आते हैं और 17 को उधर ले जाते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 8 आ गई। चलिए x की वैल्यू तो 8 आ गई, अब आप क्या करो, उसको पुट कर दो अपनी इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में रख दो। कौन सी है समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, मैंने आपको बोला था ना एक वैल्यू आप इसी से निकालने वाले हो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये चीज यहाँ लिख दो आप। इक्वेशन 1 में यहाँ लिख रही हूँ, समीकरण 1 है ये आपके पास, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो 45 ऐसे ही रहने दो, x की जगह आप 8 लिख दो, y ऐसे ही रहने दो, 60 को 60 रहने दो, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको उधर ले जाते हैं, तो 60 में से 45 जाएंगे तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7। लो आपको दो वैल्यूज निकालनी थी, एक x की जो कि 8 आ गई, एक y की जो कि 7 आ गई। ये था आपके पास क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था बहुत, 5 मार्क्स का 36 नंबर का जो क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं।
और साथ के साथ हमारा ये प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो गया है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। तो डीओई की तरफ से आपके पास 4 प्रैक्टिस पेपर आए थे। चारों ही प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।